हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लिपिड्स, जिसे हम सामान्य भाषा में वसा भी कह देते हैं। वसा की हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की तरह ये भी मुख्य और एक तरीके से संरचनात्मक संरचना या कंपोनेंट्स के रूप में है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। हर टिश्यू में या मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इनकी बहुतायत में आवश्यकता होती है। संरचना की दृष्टि से अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये एक तरीके से पॉलीमर तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये समान मतलब होमोलोगस नहीं है, ये हेटेरोलोगस पॉलीमर है। तो आज हम लिपिड्स के लिए ही डिस्कशन करें। तो सबसे पहले इसका जो उद्बोधन किया या खोज की या इसके बारे में जो बताया ब्लूर लगभग 1943 के आसपास। तो आज का हमारा टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। और इसमें हमारा लेटेस्ट टॉपिक जो आज चल रहा है दैट इज लिपिड, वसा। सबसे पहले इस शब्द की उत्पत्ति या इसके बारे में जो सुझाया वो थे ब्लूर, और लगभग 1943, और उन्होंने इसका नाम लिपिड जो है वो किसकी वजह से रखा, लाइपोज, जिसका ग्रीक भाषा का मतलब होता है बेस, दैट इज बेस। यहां पे बेस क्षारीयता से नहीं, यहां पे बेस का मतलब आधारीय। अगर हम इस लिपिड्स की बात करें तो कोशिकीय संगठन में ये बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल्स है, ठीक है। एक्चुअली में बैकबोन जिसे बोल सकते हैं। हर प्रकार के ऊतक में कोशिका में लिपिड का संगठन होता है या लिपिड की इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। इनकी संरचना की अगर अपन बात करें तो ये एक तरीके से होमो नहीं है, हेटेरो पॉलीमर्स के रूप में संरचना होती है। और बेसिकली अगर अपन कहें तो इनके अपघटन से क्या प्राप्त होता है, इनके अपघटन से प्राप्त होता है फैटी एसिड्स, ठीक है, एंड एल्कोहलिक सब्सटेंस। ये एल्कोहलिक सब्सटेंस जो है एक सिंपल होमोजेनस चेन बना लेती है 3 कार्बन युक्त, दैट नॉन एज ग्लिसरॉल। तो हम इनकी बेसिक यूनिट्स क्या बता सकते हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, बाय एस्टरिफिकेशन, एस्टर बॉन्ड्स, और एस्टर बॉन्ड्स की वजह से ये कहलाते हैं ट्राईग्लिसरैल्डिहाइड या ट्राईग्लिसरिक एसिड्स, जैसे कि CH2OH दैट इज एल्कोहल, ठीक है, CH3COOH दैट इज सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो यहां अगर अपन इनकी बॉन्डिंग बना दें तो CH2OH 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 दैट इज ग्लिसरॉल, ठीक है। और इसका अगर हम इनसे जोड़ दें R, एक प्रतिस्थापित ग्रुप और जोड़ दें, जो कि संख्या में जो है 19-20 तक हम यहाँ पे मान लेते हैं, बाकी संख्या में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं 40 अबाउ देन 40 तक भी। तो ये हो गए फैटी एसिड्स। जैसे पामेटिक एसिड की हम बात करें तो इसमें कार्बन कितने हैं, 16। तो एक कार्बन ये दैट इज अल्फा, और ये कितने हो गए, लगभग N की जगह कितने हो जाएंगे, 14, दैट इज सिट्रिक एसिड की जगह क्या नाम हो जाएगा, पामेटिक एसिड। तो यहाँ पे एसिड्स जब हम इसके साथ में बॉन्ड बना देते हैं एस्टर बॉन्ड्स तो ये जुड़ जाता है, तो H हटा दीजिए और CH2COOH R दैट इज N, ठीक है, CH2NCOOH CH2NCOOH। तो ये हो गया हमारा ट्राईग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। अब इसमें एक चक्कर है, अगर ये R ग्रुप सभी में सेम है
दैट इज होमो। और अगर ये R ग्रुप तीनों में ही अलग अलग हैं तो ये हो जाएगा कौन सा, हेटेरो। ठीक है, तो ये सारी चीज, तो हम ये कह सकते हैं कि लिपिड्स जो हैं वो वसा अम्लों के एस्टर्स के रूप में परिलक्षित होते हैं बाई एस्ट्रीफिकेशन, और इनके बीच के एस्टर बॉन्ड तोड़ने पर ये हमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के रूप में प्राप्त होते हैं। लिपिड्स में भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंटेंट्स होते हैं। बहुत कम नाइट्रोजन, फास्फोरेस, सल्फर भी इनके अंदर मिलता है, लेकिन कम। ठीक है, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज है कि ऑक्सीजन का रेशियो बहुत ज़्यादा कम होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में इनका रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में इनका रेशियो जो है वो हाइड्रोजन के एग्जैक्ट कितना रहता है, हाफ के करीब। प्रोटीन्स में इनकी संख्या थोड़ी कम, एंड लिपिड्स के अंदर संख्या और भी कम। यही कारण है कि इनका पूर्ण ऑक्सीकरण पूरा नहीं हो पाता, या ऑक्सीकरण में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ऑक्सीडाइजेशन में। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर अपन ऊर्जा की बात करें तो इनसे पूर्ण ऑक्सीकरण में अधिक ऑक्सीजन की वजह से या ऑक्सीजन की कंज्यूम की वजह से ये कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करते हैं, या इनमें गतिज ऊर्जा ज़्यादा संरक्षित रहती है, और वही गतिज ऊर्जा जो है बाद में ETS साइकिल या ATP निर्माण में प्रयुक्त होती है। ठीक है, लेकिन इनका स्वतंत्र संवहन संभव नहीं है। पादपों में इनका स्वतंत्र संवहन संभव नहीं है, इसी वजह से डायरेक्ट ये जो है वो ग्लाइकोलाइसिस में रॉ मटेरियल्स के रूप में या रेस्पिरेटरी मटेरियल्स के रूप में काम में नहीं आते। अतः इनका ब्रेकडाउन किस में होता है, फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में, और उनका ऑक्सीकरण के द्वारा वो किस में कन्वर्ट होते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम A एंड पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है वापस, सुक्रोज में। तो सुक्रोज ही सबसे पहला इनका एक तरीके से उत्पाद या मटेरियल होता है जो कि किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट में, और वो रेस्पिरेटरी मटेरियल या रेस्पिरेटरी मटेरियल के रूप में जो है वो मतलब श्वसन दर के रूप में कार्य कर सकता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, प्लस इनके यूजेस की हम बात करें तो हर कोशिका में बेसिक स्ट्रक्चर्स में ये उपस्थित हैं। जैसे कि पादपों की हम बात करें तो ग्लिसरॉल्डिहाइड्स के रूप में, ठीक है, फैट्स के रूप में, लिपिड्स के रूप में, ऑयल ड्रॉप्स के रूप में, स्टोरेज जो बीज हैं, ठीक है, उन बीजों के अंदर स्टोरेज के रूप में है ये सीड्स में, जैसे कि मूंगफली, कुछ लेग्यूमिनेसी के प्रोडक्ट्स, कुछ ब्रेसिकेसी, इनके अंदर ये बीजों के अंदर क्या है, स्टोरेज के रूप में है। जंतुओं की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर ये एडिपोज टिश्यूज के रूप में, ठीक है। वहीं हर तरीके की सेल्स में, नर्वस सिस्टम्स की हम बात करें तो उसमें लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, बोन्स की हम बात कर रहे हैं तो उसमें बोन मैरोज के अंदर ये उपस्थित है, ठीक है। वहीं अगर सबसे बड़ी चीज़ खुद कोशिका की झिल्ली का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो है वो कौन बनाते हैं, लिपिड, फॉस्फोलिपिड्स, जिसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है आंतरिक धसे हुए रहते हैं, एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक फॉर्म में। तो इस तरीके से लिपिड जो है वो हमारी सजीवों की संरचनात्मक इकाई का मुख्य घटक के रूप में होता है। हेट्रोजीनस होने के कारण और बेसिक नेचर होने के कारण ये जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु ध्रुवीय विलायक जैसे कि बेंजीन, ईथर्स, कुछ मात्रा में अल्कोहल्स आदि में घुलनशील होते हैं। इनमें साबुनीकरण की प्रकृति होती है, ब्रेकडाउन के लिए साबुनीकरण की प्रकृति होती है। यह जो स्पोनिजाइजेशन है उसकी वजह से क्या कर सकते हैं, हम इनको अपघटित किया जा सकता है। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन ही पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स का ऑक्सीकरण।
लिपिड्स के ऑक्सीकरण को सुविधाजनक तरीके से समझने के लिए या व्याख्या के लिए हम इसे 3 स्टेप्स में बांट देते हैं, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से होने में 3 स्टेप्स की आवश्यकता होगी। स्टेप फर्स्ट या पॉइंट फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले होता है इन ट्राइग्लिसराइड जो वसाएं हैं उनका अपघटन, वसा का अपघटन। ठीक है, तो अपघटन का मतलब हो गया लाइसिस ऑफ फैट या लिपिड्स। लिपिड्स उल्टा लिख दिया, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स। सेकेंड पॉइंट की अगर अपन बात करें तो सेकेंड पॉइंट यहां पे दे सकते हैं कन्वर्जन, क्योंकि लिपिड्स का जब हम ब्रेकडाउन करेंगे तो एक्चुअली में लिपिड का ब्रेकडाउन जो है सामान्यतः एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कोशिकीय एंजाइम जो पादप कोशिकाओं में मिलता है लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है वाटर मॉलिक्यूल की उपस्थिति में, और ऐसे में वो इसको किस में तोड़ देता है, फैटी एसिड्स। एक्चुअली में क्या करता है, ये इसके जो एस्टर बॉन्ड है उसको तोड़ देता है, एक एक करके तीनों जो ट्राइग्लिसराइड है तीनों के तोड़ेगा, जिसकी वजह से 3 फैटी एसिड्स और एक ग्लिसरोल मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो फैटी एसिड्स तो चले जाते हैं किस में, ऑक्सीडेशन में, और जो ग्लिसरोल है वो किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में। तो हमारा दूसरा पॉइंट यही बन जाता है, कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरोल टू पायरूवेट। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो हमारा बन जाता है मेन, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ये तीनों लाइनें ध्यान रखना, इन 3 स्टेप्स में ही ऑक्सीडेशन जो है वो कंप्लीट होता है। फर्स्ट, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स। तो ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स के लिए हम कहें तो प्राकृतिक रूप से लाइपेज एंजाइम जो है वो सेल्स में मिल रहा है और वो सक्षम है इसको ब्रेक डाउन करने में। उसके अतिरिक्त हमने ब्रेक डाउन के लिए देखा कि साबुनीकरण टेक्निक से हम इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन या अपघटित कर सकते हैं। दूसरा, ट्राइग्लिसराइड की अगर अपन बात करें तो हीट का भी इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। चौथा, अगर अपन बात करें तो कुछ ध्रुवीय विलायक जैसे कि एथेनॉल्स, बेंजीन्स एंड क्या बोलते हैं क्लोरोफॉर्म आदि के अंदर ये क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो इस प्रकार से हम इनका क्या कर सकते हैं, ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे तो हम नेचुरल ऑक्सीडाइजेशन की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल या फिजिकल की बात नहीं कर रहे। तो सबसे पहला हमारा ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स, तो इसमें हम यूज में ले रहे हैं लाइपेज एंजाइम, और ये इनके बीच के एस्टर बॉन्ड को तोड़कर क्या क्या बना रहा है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। और यह अभिक्रिया जो है एक ट्राइग्लिसराइड के ऊपर 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जिसको हम इस निम्न समीकरण या निम्न तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहला हो गया CH2 CH2 एंड CH2, और इस पे कौन जुड़ा हुआ है, फैटी एसिड्स। तो C डबल बॉन्ड O OR1, C डबल बॉन्ड O OR2 एंड C डबल बॉन्ड O एंड OR3, दैट इज लिपिड। और लिपिड का अगर अपन नाम देना चाहें तो आर की सीक्वेंस का फर्क पड़ेगा। आर की सीक्वेंस अगर डिनोट हो, जैसे कि मैंने बताया कि आर यहाँ पे अगर C13 है तो ये हो गया पामेटिक एसिड। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन हम किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल प्लस कैल्शियम आयन, CH2 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 COR COR2 R3,
ठीक है। और यहाँ पे ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ये ब्रेक डाउन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल सॉरी, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बना देगा CH2 को क्या बना देगा, CH3 नहीं CH2OH, और ये बन गया प्लस C डबल बॉन्ड OH, या यूँ कर देता हूँ R1 CH2COOH, दैट इज फैटी एसिड। ठीक है। और ये एक तरीके से ट्राइग्लिसराइड की जगह एक तरीके से असंतृप्त हो गई, डाई भी नहीं बोल सकते हम इसको, एक अपघटित संरचना के रूप में। पुनः इसी घटना को वापस दोहराइए, दूसरा लाइपेज एंजाइम CH2 वापस ब्रेक डाउन करते हैं, CH2OH, दूसरा टूट गया CH2 C डबल बॉन्ड O OR2, और तीसरा CH2OH। CH2OH, तो यहाँ पे ट्राई था, यहाँ पे डाई रह गया, यहाँ पे मोनोग्लिसराइड हो गया। ठीक है। और क्या निकल गया, प्लस R3 CH2COOH, फैटी एसिड। फैटी एसिड। इसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाएं, लिपिड की जगह यहां लिख देते हैं ट्राइग्लिसराइड। ठीक है। अगेन लाइपेज, वाटर मॉलिक्यूल, कैल्शियम, ये हो गया CH2OH 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 प्लस R1 CH2COOH R2 COOH and R3 CH2COOH। तीनों के तीनों अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों कार्बन जो है तीनों श्रृंखलाओं पे से एक एक करके ब्रेक हो चुके हैं। दैट इज फैटी एसिड्स, और इसको बोलेंगे ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ठीक है। तो इस पूरी अभिक्रिया को हम डायरेक्ट भी दिखा सकते थे, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड, 3 चरणों में लाइपेज एंजाइम 3 हाइड्रोजन मतलब वाटर मॉलिक्यूल 3 कैल्शियम मॉलिक्यूल्स को अगर हम डायरेक्ट दिखाएं तो सीधे हमको क्या मिलेगा, ब्रेकडाउन, जिसमें हमको मिलेगा 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का और 3 मॉलिक्यूल हमको किसके मिलेंगे, फैटी एसिड्स के प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है। अब हमारे पास 2 चीजें आ गई हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। तो स्टेप 2 की तरफ अगर अपन चलें तो स्टेप 2 कह रहा है कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरॉल टू पायरूवेट। तो ग्लिसरॉल का कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन को हम इसका ऑक्सीडेशन या स्टेप सेकंड की ओर चलते हैं। कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरॉल टू पायरूवेट, नोट डाउन कर लीजिए एक बार इसको।
स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, ग्लिसरॉल CH2OH CH2OH CH2OH। ग्लिसरॉल जो है वो सबसे पहले ATP, तो ग्लिसरॉल में ATP को अगर अपन जोड़ते हैं तो यहाँ पे बनाता है बाई काइनेज या फास्फेटेज एंजाइम की अगर अपन बात करें तो ये बनाता है यहाँ पे अल्फा ग्लिसरो फॉस्फेटेज, तो ये बनाता है ADP मैग्नीशियम आयन। ठीक है, फॉस्फेट जुड़ गया, फॉस्फेट जुड़ रहा है। फॉस्फेट जुड़ने के बाद में यहां पे रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन, और इसमें क्या होता है डीहाइड्रोजनेशन। ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया जिसमें अब एंजाइम कौन सा है, डीहाइड्रोजनेज। ये डीहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या कर रहा है, यहां पे इसको ब्रेक डाउन कर रहा है और यहां पे इसी क्रिया में बनाता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, यहां पे तो इसने ऐड कर दिए क्या चीज, 3PO4 मॉलिक्यूल्स, और वहां पे फिर वापस डीहाइड्रोजनेज, इसकी वजह से इसमें से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन, और इस ब्रेकडाउन के फलस्वरूप इसका ग्राही कौन है, NAD+, NADH2। ठीक है, डी हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसको हम बोलते हैं डाई HAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कौन सी शर्करा है, अगर याद आ रहा हो तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में हमने डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड्स की मोनोसैकेराइड शर्कराओं की बात करी जिसमें 3 कार्बन युक्त श्रृंखला है, और ये कौन सा ग्रुप है, कीटो, और कीटो ग्रुप किस में आ रहा था, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और यही अगर कार्बन जो है ये होता CHO, और ये हो गया CH2OH, और ये OH, और ये हो गया H, दैट इज फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। तो फास्फो हटा दीजिए, दोनों में से फास्फो हटा दीजिए, हाइड्रोक्सी एसीटोन, और ये हो गया फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड PG, फिर उल्टा हो गया, P हटा देना है, ग्लिसरेल्डिहाइड GL, इसमें से P हटा देना है, दैट इज GL, ग्लिसरेल्डिहाइड। तो ग्लिसरेल्डिहाइड का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, तो यहां पे दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही है, C3H6O3।
C3H6O3। ठीक है, दोनों, लेकिन दोनों में कीटो और एल्डिहाइड ग्रुप का अंतर है, वही चीज यहां हो रही है। तो इसके फाइनली क्या हो रहा है, दैट इज हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फोर्ड। तो हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फोर्ड जो है वो इंटरकन्वर्जेबल है फॉर आइसोमरेज एंजाइम। तो क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड बोल सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड यहाँ पे, या ट्रायोज जो शुगर्स है उनका आइसोमराइजेशन, आइसोमरेज एंजाइम। आइसोमरेज एंजाइम क्या में बदल देगा इसको, फास्फो ग्लिसरेल्डिहाइड। दैट इज PgAl। ये भी 3 कार्बन उत्पाद बदल गया। अब जो ग्लिसरेल्डिहाइड है, ठीक है। तो अब जो ग्लिसरेल्डिहाइड है इसको आप याद कीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने से पहले ग्लाइकोलाइसिस मतलब कोशिका द्रव में, चाहे पादप हो चाहे जंतु, तो ये 5वीं स्टेप थी ग्लिसरेल्डिहाइड। तो ऐसे में ये ग्लिसरेल्डिहाइड अगर रिवर्स कंडीशन में जाता है, तो रिवर्स कंडीशन में क्या बन रहा है, संघनन, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड और डाईएचपी का, ये क्या बना देता है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फिर वापस ऊपर जाएगा तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फिर आ जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट एंड देन ग्लूकोज। तो अगर ये रिवर्स कंडीशन में जा रहा है तो ये किसको बना रहा है, स्टार्च। ठीक है, और अगर ये फॉरवर्ड कंडीशन में जा रहा है तो 4 स्टेप्स के बाद में क्या बनाएगा, पायरुवेट। पायरुवेट, पायरुवेट 3 कार्बन श्रृंखला, और ये पायरुवेट किस में जाएगी, TCA साइकिल में, बाई एडिशन ऑफ को एंजाइम ASH, एसिटाइल को एंजाइम A, SH को हटा देते हैं, एसिटाइल लिख देते हैं, एसिटाइल को एंजाइम A से जुड़कर ये किस में प्रवेश करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में किस में जाएगी, TCA, और TCA में इसका हो जाएगा पूर्ण ऑक्सीकरण। ठीक है, जहां पे हमें लगभग 28 to 30 ATP एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द्वारा क्या होती है, प्राप्त। तो दोबारा इसको एक बार रिपीट कर देते हैं कि जो ब्रेकडाउन से हमको मिली ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स की हम बाद में बात करेंगे, अभी बात कर रहे हैं किसकी, ग्लिसरॉल की। जो ग्लिसरॉल है वो यहाँ पे ग्लिसरॉल फॉस्फेट एंजाइम की उपस्थिति में ATP कंज्यूम करके और फॉस्फेटेज एंजाइम वो मतलब फॉस्फेट ग्रुप में चेंज हो जाता है, और वहीं पे उसके ऑक्सीकरण की वजह से 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के रिलीज होने के कारण वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में। ठीक है, और फॉस्फेट ग्रुप के जुड़ने की वजह से वो कन्वर्ट हो गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और हाइड्रोजन डिहाइड्रोजनेशन की वजह से क्या निकल गए, यहाँ पे NADH2 मॉलिक्यूल प्राप्त हो रहे हैं। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन अस्थिर है, कीटो ग्रुप है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में PgAl में। सेम वही ग्लाइकोलाइसिस वाला प्रोसेस। अब अगर ये ग्लाइकोलाइसिस में ऊपर की तरफ चलता है रिवर्स, तो ये फ्रक्टोज देन ग्लूकोज, ठीक है, तो हेक्सो शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, और वो भी एक तरीके से स्थानांतरण का सबसे बेस्ट माध्यम है लिपिड्स के, क्योंकि लिपिड्स डायरेक्ट स्थानांतरित नहीं हो सकती। ठीक है, और अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये बना रहा है पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम A से संयुक्त होकर क्या बना लेती है, एसिटाइल कोएंजाइम A संकुल, और ये एंटर करता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल में, माइटोकॉन्ड्रिया से जाता है उसके मैट्रिक्स में, और मैट्रिक्स में जाके ये सीधे रिएक्शन करता है किससे, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, और ऑक्जेलोएस्टिक एसिड जो है इससे रिएक्शन करके कोएंजाइम A को मुक्त कर देती है, और एसिटाइल कोएंजाइम A मतलब 4 कार्बन ऑक्जेलोएस्टिक एसिड और 2 कार्बन आगे किसके, एसिटाइल के, एसिटाइल और